नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चूँकि दोस्तों आपको पता है कि अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी हमारे यहाँ, जिससे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो चूँकि ये सब जो बारिश हुई है और जो ठंड पड़ रही है उसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है, इसलिए हम चर्चा करेंगे इसी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मौसमी घटना है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के दौरान देखी जाती है। यह एक प्रकार की वायु गति है जो मध्य एशिया, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व से आकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव डालती है। पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य प्रभाव भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं तथा दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और साथ ही साथ उनकी राजधानियाँ भी बतानी हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और मार्ग की। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उत्पत्ति और मार्ग। तो सबसे पहला है उत्पत्ति। दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ है की उत्पत्ति भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों में होती है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूमध्य सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं और मध्य एशिया में आने वाले कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियां भी आपको बतानी हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर और मध्य एशिया में इसकी उत्पत्ति होती है। यह एक प्रकार का मौसमी प्रणाली है। दोस्तों, मौसम शब्द आप जब भी कहीं देखना तो आप ये मान करके चलना कि किसी विशेष समय में ही इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मौसमी प्रणाली है जो ठंडी और शुष्क हवाओं के रूप में विकसित होती है। कौन कौन सी? ठंडी और शुष्क हवाओं के रूप में विकसित होती है। पश्चिमी विक्षोभ का स्रोत अधिकतर भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर जैसे क्षेत्रों से होता है। यहाँ से यह हवा और बादल लेकर भारत की ओर बढ़ती है। तो कहाँ से? भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से हवा और बादल लेकर भारत की ओर बढ़ती है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि काला सागर से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानी क्या है। इसी प्रकार कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर समय की बात करें कि इनका समय कब होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ प्रायः नवंबर से मार्च तक सक्रिय रहता है और जनवरी और फरवरी में इसका प्रभाव अधिक देखा जाता है। यानी मार्च से लेकर के दोस्तों नवंबर से मार्च तक तो ये सक्रिय रहता है, इसका ड्यूरेशन टाइम है ये। ठीक है, लेकिन जनवरी और फरवरी में सर्वाधिक सक्रिय होता है। आपने भी देखा था कि दिसंबर के समय में यहाँ पे बारिश हुई थी। इसके बाद इस समय पर सर्दियाँ अपने जोरों पर हैं। ठीक है, तो यही एक टाइम है। भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क, ये आपको याद रखना है, ठंडी और शुष्क वायुमंडलीय संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में यात्रा करती हैं। तो आपको समय याद रखना है, नवंबर से मार्च तक और जनवरी फरवरी में सर्वाधिक सक्रिय कौन कौन सी हवा हैं, तो ठंडी और शुष्क हैं और इसकी दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये आगे बढ़ते हैं। यह विक्षोभ
यानी पश्चिमी विक्षोभ तब अधिकतर मध्य एशिया जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्रों में बनकर भारत की ओर आगे बढ़ता है। बात दोस्तों हवाओं की हो रही है, तो हवाएं आपको पता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आपको वायुदाब पेटियाँ और हवाओं के बारे में बताया गया है। जो पेटियाँ हैं दोस्तों, वायुदाब पेटियाँ, वो 7 हैं। भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की शांत पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 3 पेटियां हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी 3 इधर हैं और 3 इधर हैं और एक ये बीच में हो गई, यानी टोटल हो गई 7 आपकी वायुदाब पेटियां हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, ये फिर आपका लो प्रेशर है और ये आपका हाई प्रेशर है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है और ये भी आपका हाई प्रेशर है। तो दोस्तों अब पवनें जो चलेंगी इस सिद्धांत के आधार पे आपकी पवनों की दिशा आपको दिख रही है कि आपके हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसके बाद अगर ऊपर की ओर बढ़ें तो इधर तो आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, तो यहाँ से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इस चित्र में आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी पृथ्वी पर पवनों की चलने का ढंग क्या है या दिशा क्या है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये जो आपको दोस्तों पवनों की दिशा में थोड़ा तिरछापन दिखाई दे रहा है, वो होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल, यानी पवनें कोरियालिस बल के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, और अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं और उत्तरी गोलार्ध में यह अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये सामान्य सी कंडीशन है दोस्तों। मान लीजिए कि जब आपका जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर है, यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत जब चमक रहा है, ये तब की स्थिति है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि चूँकि आपको पता है कि सूर्य एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। आपको पता है कि 21 जून को वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के मध्य में ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जब सूर्य गति करता है अपने उत्तर या दक्षिण की तरफ, तो इसके साथ साथ पेटियां भी खिसक जाती हैं। ये जो वायुदाब पेटियां हैं वो खिसक जाती हैं। अगर वायुदाब पेटियां खिसक जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो पवनें हैं, पवनों की पेटियां भी खिसक जाएंगी। यहाँ पे इस चित्र में दिखाया भी गया है आपको, ये सामान्य स्थिति दिखाई गई है। इस सामान्य स्थिति में ये आपका लो प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है और ये भी आपका हाई प्रेशर है। अब सूर्य की स्थिति बदलती है। ठीक है, अब सूर्य उत्तर की ओर चला गया, यानी कर्क रेखा की ओर चला गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारी पेटियां फिर खिसक गई। ये उत्तर की तरफ खिसक गई और हाई प्रेशर बेल्ट ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये उत्तर की तरफ खिसक गई, तो हाई प्रेशर बेल्ट भी खिसकी, फिर लो प्रेशर बेल्ट भी उत्तर की ओर चली गई। ठीक है, अब अगर सूर्य मकर रेखा की ओर खिसक जाएगा, जैसा कि अभी टाइम है आपका, हमने अभी बताया
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगर मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो ये सारी की सारी पेटियाँ कहाँ की ओर खिसक जाएंगी? दक्षिण की तरफ खिसक जाएंगी। ठीक है। और अगर दक्षिण की तरफ खिसक जाएंगी तो जो भूमध्य सागर है, काला सागर है और कैस्पियन सागर है वो पछुआ पवनों के दिशा में आ जाएगा, यानी पछुआ पवनों के मार्ग में आ जाएगा। और इन पवनों की दिशा आप देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यही दोस्तों वो पवनें होती हैं जो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से होते हुए भारत तक पहुंचती हैं। अभी आगे देखते हैं हम। अब इसके मार्ग की बात करें अगर दोस्तों, तो अभी आपको उत्पत्ति की जानकारी हो गई कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति वायु दाब पेटियों के खिसकाव के कारण होती है, एक शब्द में अगर इसका आंसर हम दें तो। ठीक है। अब इसके मार्ग की बात करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का मार्ग मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अब चूंकि क्यों पश्चिम से पूर्व की दिशा में? क्योंकि अब ठंड के सीजन में जो आपका भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर है वो पछुआ पवनों के मार्ग में आ चुका है। ठीक है। तो पछुआ पवनों की दिशा भी पश्चिम से पूर्व ही होती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट होती है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है इनका गति। और ये भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। प्रवेश की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ सबसे पहले पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्सों में प्रवेश करता है। इसके बाद ये धीरे धीरे भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बढ़ता है। आगे का मार्ग, इसके बाद भी ये उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तक भी पहुंचता है। यानी कितने राज्य में पहुंचता है ये? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचता है। यह विक्षोभ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय में बर्फबारी और बारिश का कारण भी बनता है। यानी इस समय हिमालय में जो बर्फबारी हो रही है उसका प्रमुख कारण भी आपका क्या है? पश्चिमी विक्षोभ ही है। इसके प्रभाव की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के मार्ग पर आने वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आती है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश भी होती है। तो ये भी आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी यहाँ पर, और बर्फ़बारी का भी अनुभव होता है। तो इस समय हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी भी हो रही है। इसी के कारण सर्दी का मौसम बढ़ जाता है। खासकर उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में जो सर्दी का मौसम है वो ख़तरनाक हो जाता है। यह आपने कई बार सुना भी होगा कि भारत में इस समय उत्तरी भारत में शीत लहर चल रही होती है, यानी जो हवाएं होती हैं वो बहुत ठंडी और शुष्क होती हैं, ठंडी और शुष्क होती हैं। तो ये शीत लहर का प्रमुख कारण क्या है? आपका पश्चिमी विक्षोभ ही है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों HP यानी हाई प्रेशर, और ये आपका भूमध्य सागर है। ये जो आपका भरा हुआ ये भूमध्य सागर है, ये आपका काला सागर है और ये आपका कैस्पियन सागर है। तो इनकी उत्पत्ति हमने बताई थी, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर क्षेत्रों में होती है। और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इन दिशा में देख रहे हैं आप, पश्चिम से पूर्व की तरफ तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंचते हैं। यानी कि इस समय भूमध्य सागर में हाई प्रेशर है और भारत में इस समय लो प्रेशर है। ठीक है। और आपको बताया था कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। इस चित्र में भी दिखाया गया है दोस्तों कि हाई प्रेशर है यहाँ पे भूमध्य सागर में, और ये फिर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए, और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, ये आपका ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। तो इन क्षेत्रों से होता हुआ
ये भारत में जाकर के प्रवेश करता है और भारत में बारिश को बढ़ाता है और तापमान को गिराता है। निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर और मध्य एशिया से होती है और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में भारत के उत्तरी हिस्से में प्रवेश करता है। इसका मार्ग प्रमुख रूप से पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जहां ये सर्दी, बारिश और बर्फबारी का कारण बनता है। अब अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भागों में होता है और इसके कारण मौसम में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला प्रभाव है इसका कि तापमान में गिरावट। जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है तो इससे तापमान में अचानक गिरावट हो जाती है। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं कि भयंकर सर्दियां पड़ रही हैं। खासकर उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र में तापमान में ठंडक बढ़ जाती है। सर्दी का मौसम तेज हो जाता है और विशेष रूप से रात्रि के समय तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। बारिश और बर्फबारी। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी भी होती है। खासकर हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिमी भारत। हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है जिससे वहाँ की जलवायु और मौसम में काफ़ी बदलाव आता है। यह बर्फबारी खासकर सर्दी के मौसम में होती है और इससे तापमान में और अधिक गिरावट आ जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जैसे कि अभी आपकी देखी थी कि दिसंबर में जो बारिश हुई थी वो हल्की और मध्यम बारिश थी, जिससे मौसम ठंडा और सर्द हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इस समय मौसम बहुत ठंडा और सर्द भी है। इससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पश्चिमी विक्षोभ का कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कृषि क्षेत्रों पर लाभदायक प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर रबी की फसलें। दोस्तों आपको पता है कि फसलें तीन प्रकार की होती हैं हमारी, रबी, जायद और खरीफ। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका जो लाभ होता है वो रबी की फसलों जैसे गेहूं, जौ और सरसों पर, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी होती है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है जो फसल की वृद्धि के लिए फ़ायदेमंद होती है। यह फसल के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जिससे उत्पादकता बढ़ सकती है। वातावरण में नमी और हवाओं की गति। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है जिससे धुंध और कोहरे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि धुंध और कोहरा पड़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो इस समय ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिससे मौसम और भी अधिक सर्द हो जाता है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कोहरा और धुंध आम हो जाता है। यातायात पर प्रभाव। तो भारी बर्फबारी और बारिश के कारण हिमालयी क्षेत्रों में सड़क यातायात में बाधा आ सकती है क्या आती ही है। सड़कों में बर्फ़ जम जाती है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो जाते हैं और सड़क पर फिसलन बढ़ सकती है जिससे यातायात में देरी हो जाती है। विमानन सेवाएं, यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं आपके, तो विमानन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, खासकर अगर धुंध और ख़राब मौसम के कारण दृश्यता कम हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं। तो कभी कभी जब पश्चिमी विक्षोभ बहुत मजबूत होता है तो यह भारी बारिश,
तूफान और बर्फबारी का कारण बन सकता है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद हो सकती हैं। सर्दियों का बढ़ना, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी का मौसम अधिक तीव्रता हो जाता है। उत्तर भारत में पारा गिरकर, यानी जो तापमान है आपका, वो गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ठंडी हवाएं वातावरण को और अधिक ठंडा कर सकती हैं। इसके चलते लोग अधिक गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय बहुत गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं, और शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, जिसमें हमने देखा पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, उनकी उत्पत्ति और मार्ग क्या है। इसके बाद हमने वायुदाब पेटियों को देखा, इसके साथ साथ पवनों की पेटियों को भी देखा। वायुदाब पेटियों की खिसकना यानी शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट को भी देखा। इसके बाद मार्ग देखा कि इसके चलने की दिशा क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को भी देखा, जिसमें तापमान में गिरावट, बारिश और बर्फबारी, कृषि पर प्रभाव, वातावरण में नमी और हवाओं की गति, यातायात पर प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं और सर्दी का बढ़ना आदि हमने देखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।